तल अवीव के अंदर बहुत ज्यादा अटैक्स हुए हैं, यानी नंबर्स ऑफ जगहों के ऊपर मिसाइल आकर टकराए और नंबर्स ऑफ बिल्डिंग्स, और वहां पर जैसे मैंने बताया कि सेंसरशिप बहुत ज्यादा है। ये बताया जा रहा है कि डिफेंस मिनिस्ट्री के करीब अटैक हुआ है। दो बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, एक तो ये मिसाइल लॉन्च करने से पहले ईरान ने यह दावा किया कि उसने 2 F-35 गिरा दिए। ये बहुत बड़ी चीज होगी। अच्छा, इजराइल ने इसको डिनाई किया कि नहीं, हमारे कोई F-35 नहीं गिरे। ईरान ने दावा किया कि उसने 2 F-35 गिराए हैं और इजरायली पायलट्स को कैप्चर कर लिया है। अच्छा, ये वाज़ेह तो हो जाएगा, वो पायलट्स को पेश कर देंगे अगर उन्होंने पकड़ा है, और मलबा भी दिखा देंगे अगर F-35 वाकईतन गिरा है। अगर F-35 गिरा है तो इससे ईरान को और कॉन्फिडेंस हासिल होगा, इजराइल की जो एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज है वो और ज्यादा एक्सपोज होंगी। और ये बात तो नाज़रीन वाज़ेह थी कि इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर अपने हमले सस्टेन नहीं कर सकता, यानी उसने शुरू तो कर दिया है लेकिन ये सस्टेन करना मुश्किल होगा अनटिल एंड अनलेस के अमेरिका जो है वो इसके अंदर कूद जाए। तो अगर F-35 गिराया है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आप देखें कि ईरान के हमले ने एक और चीज शो की है कि इजराइल की 10 से 12 घंटे की बमबारी और CIA की इंटेलिजेंस वो मुकम्मल डिस्ट्रॉय नहीं कर सकी ईरान का जो मिसाइल आर्सेनल है। और क्या उसने न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर दिया है? ये तो भी कोई क्लैरिटी नहीं है। ईरान ने तो नहीं कहा कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि वो फिर तेजी के साथ अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी शायद उसको कंटिन्यू रख रहे हो। अब तो उन्होंने खामोशी के साथ करना है, हमला उनके ऊपर हो चुका है। उनकी जनरेशंस, उनके लोग, उनकी जिंदगियां दांव के ऊपर लगी हैं, तो उन्होंने अपने डिफेंस में जो करना है वो कर गुजरेंगे। अच्छा, ईरान ने उसका जो मरकज रहा वो मिलिट्री साइट्स रही हैं, उसने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाया। उसका जो मेन फोकस रहा वो इनकी स्ट्रेटेजिक साइट्स थी, इनकी जो है वो मिलिट्री साइट्स थी। ईरान ने न्यूक्लियर साइट को भी हिट किया, यानी दो जो सबसे बड़ी चीजें, एक F-35 गिराया और दूसरा जो है वो न्यूक्लियर साइट्स को हिट किया। ये दावा ईरान की जानिब से जब वो किया जा रहा है और मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया जो है वो भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह हुई कि इसी दरमियान हूथीज ने भी हमला किया। ठीक है, ईरान के हमले के साथ साथ जब वो हूथीज ने भी हमला किया तो दो तरफ से मिसाइल जो है वो आ रहे थे और हूथीज ने ना सिर्फ मिसाइल फायर किए हैं बल्कि उनकी जानिब से ड्रोन्स भी फायर किए गए हैं। तो इस फिजाई जंग में, जो अभी तक फिजाई जंग है, इसमें ग्राउंड अटैक्स तो अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। तो इस फिजाई जंग के अंदर एक तरफ इसराइल की मोस्ट मॉडर्न एयरफोर्स है जो कि एक्चुअली अमेरिकन एयरफोर्स है। अमेरिकन तैयारे हैं, उनको अमेरिकन ने ही ट्रेनिंग दी है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, इंटेलिजेंस भी अमेरिकन है, सारा कुछ अमेरिकन है, यानी दुनिया की सबसे बड़ी पावर। एक तरफ ईरान है जिनके पास सिर्फ मिसाइल, उनके पास एयरफोर्स नहीं है और वो मिसाइल उन्होंने खुद डेवलप किए हैं, जितनी उनकी सलाहियत थी उन्होंने वो डेवलप किए हैं। तो इस फिजाई जंग में ईरान ने बहरहाल टक्कर दे दी है। ठीक है, ये बता दिया है कि वो कुछ करने की सलाहियत रखता है और उसने करके भी दिखा दिया। एक बड़ा डैमेज, एक बड़ा इंपैक्ट, एक बड़ा सिग्नल जो है उसने क्रिएट कर दिया है। तो ये पहला राउंड जो है वो यहां पर हम देख रहे हैं, उसकी हेडलाइंस मैं आपके सामने रखता हूं। यानी पहले राउंड के अंदर 8 से 10 घंटे इसराइल ने बमबारी की और लॉन्च इसराइल ने किया, इस जंग का आगाज इसराइल ने किया और उसका पहला जवाब जब वो ईरान से आया। ईरान मिसाइल इंपैक्ट स्ट्रेटेजिक इजरायली साइट्स इन तल अवीव। अब ये सुनते जाइएगा, जो हेडलाइंस मैं आपके सामने जल्दी जल्दी रखता हूं। और इन डिफरेंट वेव्स मिसाइल जो है वो इजराइल की तरफ लॉन्च किए गए। मल्टीपल वेव्स ऑफ मिसाइल अटैक, ओवरनाइट मिसाइल बराज टारगेट स्ट्रेटेजिक साइट्स। यानी एक होता है, ठीक है, मिलिट्री बेस है, मिलिट्री साइट है, एक होता है स्ट्रेटेजिक साइट जहां जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो स्ट्रेटेजिक साइट के ऊपर ईरान ने हमला किया। जो इससे पहला हमला कुछ महीने कबल ईरान ने किया था, उसमें उन्होंने F-35 की जो बेस है उसको निशाना बनाया था। 3 F-35 के डैमेज या डिस्ट्रॉय होने की उस वक्त खबरें आई थी। तो अब भी ईरान की जानिब से उस बेस के ऊपर ताकत के साथ हमला किया गया। सेवरल ईरानियन मिसाइल जहां वो तल अवीव में स्ट्रक हुए हैं और अल नकबा जो रीजन है यहां पर उनकी स्ट्रेटेजिक साइट्स हैं। यहां से धुआं के जो बादल हैं वो उड़ते हुए रिपोर्ट हो रहे हैं। और ये इजरायली जो चैनल है 14 वो भी इस बात को कंफर्म कर रहा है कि जो स्ट्रेटेजिक साइट है इन सदरन तल अवीव वो हिट हुई हैं। और इसके अलावा जो सिटी सेटलमेंट्स है तल अवीव के अंदर वो हिट हुई हैं। एक्सट्रीमली डेंजरस इवेंट दैट अकर्ड इन तल अवीव, ये इजराइल का चैनल 14 रिपोर्ट कर रहा है। यानी सेंसरशिप के बावजूद जितनी चीजें सामने आ रही हैं वो एक्सटेंसिव डैमेज वो बता रहे हैं, डेंजरस इवेंट्स तल अवीव में हुए। फिर इजराइल की जो सिक्योरिटी मिनिस्ट्री है करिया के करीब, ये सबसे उनका सेंसिटिव एरिया है, यहीं पर उनकी मेन जो बिल्डिंग्स हैं, तो इसको हिट किया गया है। ये बताया जा रहा है यहां पर आकर मिसाइल गिरा है। द इजरायली मिलिट्री कमांड स्ट्रेस टू इजरायली पब्लिक नॉट टू शेयर एनी फुटेज और इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मिसाइल अटैक। अब आप जरा अंदाजा करें कि किस के साथ पाला पड़ा ईरान का। एक तरफ उनका प्रोपेगेंडा, एक तरफ उनकी अमेरिकन असलिया के साथ बदमाशी, और ऊपर से अब देखें ना कितने चालाक है कि सेटलर्स को बकायदा कहा है कि कोई वीडियो ना बनाना ताकि इजराइल की जो ताकत है वो एक्सपोज ना हो जाए कि ईरान ने कितनी तबाही इजराइल के अंदर मचा दी है। और फिर उन्होंने बताया कि ना सिर्फ तल अवीव बल्कि अल कुदस और हाइफा और बियर अल शिबा और तबरिया लेक, गुलान हाइट से लेकर तबरिया लेक से लेकर हाइफा से लेकर तल अवीव से लेकर साउथ तक, और फिर मिलिट्री साइट, ये सब के सब निशाना बनी है। अल नकब डेजर्ट होस्ट स्ट्रेटेजिक इजरायली एयर बेसेस, मिलिट्री साइट्स एंड डायमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी। ये तीन सबसे बड़ी उनकी स्ट्रेटेजिक साइट्स भी वहां पर हैं, उनकी मिलिट्री साइट्स भी वहां पर हैं,
और जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो भी वहां पर है, और न्यूक्लियर फैसिलिटी के हिट होने की भी रिपोर्ट आ रही है। इजरायली न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर अटैक, ये सेंसरशिप के बावजूद डाटा जो अभी तक हमारे पास पहुंचा है, इंटरनेशनल मीडिया जिसको रिपोर्ट कर रहा है और जिसको कुछ इजरायली मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज एंड इंटरनेशनल रिलेशंस टोल्ड टू अल मायदीन दैट वन ऑफ द इरानियन मिसाइल स्ट्रक अ न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर इन तल अवीव। ये कंफर्मेशन आ रही है, रिजल्टिंग डायरेक्ट हिट्स इंक्लूडिंग मिसाइल दैट स्ट्रक 50 स्टोरी बिल्डिंग इन ग्रेटर तल अवीव एरिया। ये बहुत बड़ी कामयाबी, 50 स्टोरी बिल्डिंग को हिट किया गया है। और इसके अलावा गुश्तन एरिया, ये सबसे उनका ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है तल अवीव के अंदर, उसको हिट किया गया है। रेस्क्यू टीम्स रश टू द 3 डिफरेंट लोकेशंस इन गुश्तन एरिया। स्पोक्सपर्सन फॉर द इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस एडमिटेड दैट द डिफेंसेस आर नॉट 100% सिक्योर। इजरायली ऑक्यूपेशन आर्मी के स्पोक्सपर्सन ने माना इन हमलों के बाद, पहले तो उनकी बातें कुछ और निकल रही, और इसलिए मैं कल भी हम ये बात कर रहे थे कि ये जो ट्रंप की बातें निकल रही हैं, ये जो नेतन्याहू की बातें निकल रही हैं, अब ठीक है नेतन्याहू पीछे तो नहीं हटेगा, और वैसे भी एक एरोगेंस है एम्पायर की, वो पीछे तो नहीं हटता, लेकिन पता चल जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता ट्रंप के और बहुत सारे मसाइल हैं, अमेरिका फर्स्ट और बहुत सारी चीजें, वो आगे हम डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन जब ताकत इस्तेमाल होती है ना, फिर पता उनको चल जाता है, फिर उनकी बातें जो निकल रही होती है वो नहीं निकलती। तो आप कल क्या कह रहे थे, ये आज क्या कह रहे हैं कि हमारे डिफेंस ठीक है, हम मानते हैं 100% सिक्योर नहीं है, दुबई ईरान के भी सिक्योर नहीं। कल उनको ह्यूमिलिएट किया जा रहा था। उनकी टेक्नोलॉजी प्योरली इंडिजिनस है, ये तो दुनिया की मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी अमेरिका ने बनाई है, यहां पर वो लाकर बैठा हुआ है। ये अमेरिका का आपको पता है, इसको एक एयरक्राफ्ट कैरियर से तशबीह दी जाती है कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो आगे पीछे मूव नहीं कर सकता, ये इजराइल को वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं, यानी जहां से बस हम लॉन्च कर सके। तो इजराइल की हैसियत क्या है, बस एक प्रॉक्सी की हैसियत है, और क्या है, वो कोई प्रॉपर ना कोई कंट्री है, ठीक है, और सिर्फ एक प्रॉक्सी है जो जंगे छेड़ता है, जो असले का सौदागर है। कॉन्टिन्यूअस मिसाइल बराज एट डान ब्रिंग हैवक टू इजराइल। अब ये जो हैवक होता है यानी कि मैसिव डिस्ट्रक्शन, ये अब आप देखेंगे रिपोर्ट्स सबूतों के साथ आपके सामने रख रहे हैं कि ईरान ने इजराइल के अंदर बड़ी तबाही मचा दी है। हैवक टू इजराइल, मैसिव डिस्ट्रक्शन। और इसके अलावा डिफरेंट मिसाइल जो है वो रिशन लेजियोन, ये ग्रेटर तल अवीव का एरिया है, यहां पर टकराएं, यहां पर उनकी मैस कैजुअलिटीज हुई हैं, ये बताया जा रहा है बड़े तादाद के अंदर। इंपैक्टेड अ कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग्स, वहां पर बहुत सारे बिल्डिंग्स थी, उसको जाकर हिट किया। द मिसाइल्स कॉज्ड एक्सटेंसिव डैमेज टू द कॉम्प्लेक्स। और फिर वहां का जो हॉस्पिटल है तल अवीव में, उसने डिक्लेयर किया मैस कैजुअलिटी इवेंट। ये कॉलोनी तो गई, ठीक है ना, ये कॉलोनी पहले हिजबुल्लाह, हमास और हुतीज ने इनको अनसेफ बताया, एक्सपोज किया, और अब ईरान ने इस हमले के साथ बता दिया है कि ये कॉलोनी तो गई, ठीक है, ये अनसेफ है। और बहरहाल एक पहला सबक सिखा दिया है इजराइल को, और अगर ईरान ये हमले सस्टेन कर सका तो ये कॉलोनी तो मुकम्मल तौर पर गई, ठीक है ना, क्योंकि उनका डिफेंस फेल हो गया। अमेरिका ने भी हेल्प की है डिफेंस करने में, लेकिन उसके बावजूद नहीं कर सका है। तो मैस कैजुअलिटी इवेंट हुआ है। Preparing to receive a large influx of wounded people. Israeli media citing first responder reported that the latest Iranian missile barrage has left several Israeli settlers wounded and caused extensive damage to the houses near the impact site. बहुत सारे ये बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं, बहुत सारी हलाकतें हुई हैं और जख्मी हुए हैं। Footage circulated shows massive damage left by Iranian missiles during the last barrage striking Israeli targets. अब आप देखें कि जो अब मजीद मिसाइल आ रहे हैं, यानी पहली वेव में कम इंपैक्ट, दूसरी में ज्यादा, तीसरे में, चूंकि उनका एयर डिफेंस डिप्लीट होता चला जा रहा है, तो आज से चौथे दिन बाद जो ईरान हमला करेगा उसका इंपैक्ट और भी ज्यादा होगा, ठीक है ना, क्योंकि उनका एयर डिफेंस डिप्लीट हो रहा है। इजरायली मीडिया रिपोर्टेड दैट सेटलर्स हैव बीन इंजर्ड एंड सम आर स्टक इन डैमेज्ड बिल्डिंग्स। अब आप ये वाली रिपोर्ट देखिए, अल जजीरा fears that building in Tel Aviv could collapse। अल जजीरा की रिपोर्ट है, और वहां से इजरायली सेटलर्स को जो है वो इवैक्यूएट करवाया जा रहा है। बहुत सारी बिल्डिंग्स जो डैमेज हुई हैं वो कोलैप्स कर सकती हैं, तो वहां से वो एरियाज खाली करवाए जा रहे हैं। साथ ही हुतीज ने अटैक किया। सायरन साउंड अक्रॉस इजराइल फॉलोइंग मिसाइल लॉन्च फ्रॉम यमन। ये हुतीज ने भी जनाब अटैक किया है। तो ये था पहला राउंड, इजराइल ने जंग का आगाज किया। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं ये सिर्फ स्ट्राइक है, कुछ लोग कोई नाम दे रहे हैं, लेकिन ये एक पूरी जंग है, जंग की एक स्टेज है, ये आप कह सकते हैं। जैसे ट्रंप ने कहा कि आगे मोर बारबैरिक स्टेजेस आने वाली हैं, ठीक है ना, मोर ब्रूटल अटैक इजराइल करेगा, जिसमें शामिल हो सकता है बराह रास्त। तो आप इसको एक स्टेज कह सकते हैं, जंग की स्टेज। जैसे आप देखें ना, रशिया और यूक्रेन की जंग है, उसकी भी अभी एक स्टेज है, इससे भी ज्यादा एस्केलेशन की गुंजाइश मौजूद है। तो यहां पर भी एस्केलेशन की गुंजाइश तो मौजूद है, हर जंग में रहती है। तो ये एक प्रॉपर वॉर है जो इजराइल ने लॉन्च की है, तो इसलिए इसको वॉर ही कहना चाहिए। और पहला जो राउंड हुआ है उसमें इजराइल ने अटैक किया, 8 से 10 घंटे उनकी बमबारी जारी रही मुसलसल, और मॉडर्न एयरफोर्स। तो आगे से फिर ईरान का हमला शुरू हुए, और उन्होंने भी टक्कर दी है, ग्रेट डैमेज किया है, ठीक है। कोई ये कह सकता है कि इजराइल का डैमेज थोड़ा था, ईरान का कम था, ठीक है, इस तरह की डिबेट्स की जा सकती हैं, लेकिन ईरान ने वो नुकसान पहुंचाया जो आज तक इजराइल में नहीं पहुंचा। और साथ ईरान ने जो बड़ी चीज स्टैब्लिश की है कि इजराइल भी सिक्योर नहीं है, इजराइल का डिफेंस भी काम नहीं कर सकता, और वो ईरानियन मिसाइल को नहीं रोक सकता। और अगर हिजबुल्लाह इसी दरमियान कहीं आ गई तो फिर वो और बड़ी तबाही ला सकते हैं, क्योंकि वो तो बिल्कुल बॉर्डर्स के ऊपर बैठे हुए। तो इधर से हुतीज, इधर से इराक, इधर से हिजबुल्लाह,
तो ये एक प्रॉपर रीजनल वॉर होगी। और जो शीशे के घरों में बैठकर जंगों की साजिशें करते हैं, वो कहते हैं शीशे के घर में बैठकर जो है वो पत्थरों का कारोबार ना करो, इस तरह की एक मिसाल है ना। तो बस उनको भी बहरहाल सोचना चाहिए था, लेकिन वो ना ही जेनोसाइड रुकवा सके और ना ही ईरान की जंग। और कितना ये जुल्म है, कितना इंजस्टिस है, ठीक है, जो हुआ है। लेकिन बहरहाल ईरान के पास एक ही रास्ता है इस क्राइसिस से, इस इंजस्टिस से निकलने का और इजरायली क्राइम्स का जो दहाइयों से हो रहे हैं उसका रिवेंज लेने का, कि वो भरपूर ताकत का मुजाहरा करे। और वो कर भी रहा है, उसके लोग भी कर रहे हैं, उनकी आर्म्ड फोर्सेस भी कर रही हैं। लेकिन बहरहाल ईरान तो फिर अकेला है, वो लड़ रहा है। प्यूटन की कॉल हुई है ईरानी प्रेसिडेंट के साथ और उसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस की होगी। चाइना के साथ तक ईरान के साथ जाता है और रशिया के साथ तक जाता है। ये बहुत वाइटल चीजें होंगी और मेरा ख्याल है ज्यादा वाइटल कार्ड ये होगा कि चाइना के साथ तक ईरान के साथ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जंग तो फिर एशिया में लड़ी जा रही है और चाइना को पता है कि अमेरिका का अगला हदफ चाइना ही है। और रशिया की चूंकि ईरान ने बहुत हेल्प की है तो अभी भी कर रहा है, तो रशिया के साथ तक जाएगा, ये बहरहाल देखना, ये इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। और नॉर्थ कोरिया, उन ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, वो किस हद तक सपोर्ट करेंगे। अब देखना चाइनीज जरा देना 2-4 मिसाइल और उनका भी टेस्ट हो जाएगा कि उनके मिसाइल कितने अच्छे हैं, वो भी जरा टेस्ट करवा लें। तो आने वाला घंटे भी बड़े इंपॉर्टेंट है। अब अगर इजराइल मजीद अटैक करता है, जो कि करेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, इजराइल मजीद अटैक करेगा क्योंकि नेतन्याहू है। जब तक नेतन्याहू बैठा है, आप आलमी जंग भी समझ लें, हर चीज समझ लें, इसके होते हर चीज हो सकती है। और शुरू में जब हम आलमी जंग की बात करते थे तो लोग कहते थे शायद आप बिला वजह बात कर रहे हैं। आज आपके सामने वो मंजर बनता हुआ नजर आ रहा है। नेतन्याहू मौजूद रहा तो इसमें कोई डाउट नहीं कि हम आलमी जंग में ही जाकर रुकेंगे, ठीक है, और दुनिया एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाएगी। तो अगले घंटे में क्या होता है, इजराइल अटैक करेगा तो ईरान मजीद अटैक करेगा। अब वो सारा हमला एक साथ नहीं कर सकता क्योंकि लंबी जंग है, तो उसने अपने रिसोर्सेज बचाकर भी रखने हैं। तो बहरहाल ये बड़ा क्रूशल टाइम है और मिडिल ईस्ट की रियासतें क्या करती हैं ये भी देखना है। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। अपनी राय जरूर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।